बहादुर गांव में पठान नाम का एक चोर रहता था। वो रात के समय चोरियां करता था। वो कपड़े, चूड़ियां, सोना, मेकअप किट, इत्र जैसा सामान चोरी करता था और उस सामान को बाजार में सेकंड हैंड सामान के रूप में बेच दिया करता था। उसी पैसे से वो अपनी पत्नी कमला, बेटे जमील और बेटी वाणी की देखरेख कर रहा था। बस ऐसे ही उनके हालात थे। एक दिन एक बच्ची के कुएं में गिरकर मर जाने से उस बच्ची के माँ बाप बहुत रो रहे थे। हालांकि बचाव दल ने बहुत जोखिम लेकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उस बच्ची को बचा नहीं सके। उसके माता पिता बुरी तरह दुख में डूब चुके थे। इस घटना के बारे में गांव वालों ने 2-3 दिन तक बात की और फिर सब भूल गए। एक दिन कमला ने पठान से कहा, मैं इस सोने की चेन से बोर हो गई हूँ, तुम आज एक नई चेन चुरा कर लाओ ना। अरे अरे, ऐसे चिल्लाकर बात मत कर, पड़ोसी सुन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। उनकी बातें सुनकर उनकी बेटी बोली, पापा मेरी भी अच्छी वाली इत्र की बोतल खत्म हो गई, मेरे लिए भी एक नई ले आओ। फिर पठान ने अपने बेटे जमील को देखा और पूछा, तुझे भी कुछ चाहिए तो बता दे। मिनी जेसीबी पापा। जमील की इच्छा सुन पठान हैरान हो गया। इन छोटी मोटी चोरियों की बजाय तुम जमींदार के बंगले में चोरी क्यों नहीं करते? वो तो गांव से भी थोड़ा बाहर है। अगर तुमको कोई हीरा या सोना मिल गया तो एक ही बार में हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। अरे वो बर्बाद बंगला है, वहाँ कुछ नहीं होगा। तुम ही बताओ, अगर वहाँ कुछ होता तो क्या मेरे जैसे चोर ने उसे अब तक छोड़ रखा होता? मुझे ये सब मत बताओ। मैंने लोगों को बात करते सुना है कि उस बंगले में सोना और हीरा है। कोशिश करने में क्या बुराई है? एक रात की ही तो बात है, अगर कुछ मिल जाएगा तो। पठान ने कमला की बात पर कुछ देर सोचा और बंगले में चोरी करने का मन बना लिया। जब रात को सब लोग सो गए तो पठान उस बंगले में गया, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। बहुत खोज करने के बाद जब वो निराश हो गया तो अपने घर लौटने लगा। तभी पुलिस की एक जीप सायरन बजाते हुए उस रास्ते से गुजरने लगी। आवाज सुनकर पुलिस से बचने के लिए पठान छिपकर भागने लगा, लेकिन अनजाने में वो एक पुराने कुएं में गिर गया। वहां उस कुएं में उसे एक मिनी जेसीबी मिली। जब पुलिस वहां से चली गई तो पठान ने रस्सी की मदद से उस मिनी जेसीबी को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपने घर ले आया। उसने उस जेसीबी की मरम्मत की। तभी एक महर्षि उसके सामने प्रकट हुए और उसे देख पठान के हाथ खुद ही उनके आगे जुड़ गए। देखो बेटा, ये एक जादुई मिनी जेसीबी है। अगर तुमने अपने किसी स्वार्थ के लिए इसको प्रयोग किया तो ये फट पड़ेगी, और अगर तुमने निस्वार्थ भाव से इसका प्रयोग किया तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है और तय करो। बस ये कहा और महर्षि वहां से गायब हो गए। पठान ने वो जादुई मिनी जेसीबी अपने बेटे जमील को दे दी। जमील उसे पाकर बड़ा खुश हुआ। कमला, जैसा मैंने कहा था, उस बंगले में कोई हीरे, गहने या सोना नहीं था, लेकिन जब मैं वहां था तो वहां पुलिस घूम रही थी और बचने के लिए मैं अचानक एक कुएं में गिर गया। वहां मुझे ये मिनी जेसीबी मिली। हमारा बेटा भी मांग रहा था ना एक जेसीबी, तो ये मैं उसके लिए ले आया। कमला और वाणी अपनी भौएं चढ़ाकर पठान को देखने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल पाया था। 2 दिन बाद कुछ लोग बड़ी चिंता में एक ही तरफ दौड़े जा रहे थे। पठान के परिवार को समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। फिर पठान ने एक सीनैया नाम के आदमी को रोककर पूछा तो पता चला कि एक बच्ची एक कुएं में गिर गई है और वो बच्ची उस गांव के एक अमीर आदमी दामोदर की सबसे छोटी बेटी है। पठान का परिवार भी उस जगह पहुंच गया। उन्होंने देखा कि खुदाई के लिए एक बड़ा जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है और दामोदर की पत्नी रो रही है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जेसीबी से काम नहीं होगा। मैं अपनी जादुई मिनी जेसीबी से उस बच्ची को निकालने की कोशिश करता हूँ। वो जाने लगा तो सामने से उसका बेटा जमील उस जादुई मिनी जेसीबी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। जमील के हाथ में मिनी जेसीबी को देखकर उसे महर्षि की कही बात याद आ गई। उसने मिनी जेसीबी से गहरी खुदाई की और उस गहराई तक पहुंच गया जहां बच्ची फंसी हुई थी। वो जादुई मिनी जेसीबी की मदद से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। हर कोई उसके लिए ताली बजाने लगा। उसकी बेटी को बचाने के लिए दामोदर ने पठान के परिवार को 10 लाख रुपए और एक बड़ा घर इनाम में दिया। तब जमील बोला,
पापा अब हम और चोरी नहीं करेंगे और इस पैसे से हम कुछ इज्जत का धंधा शुरू कर लेते हैं। पठान को जमील की बात बहुत अच्छी लगी और वो जादुई मिनी जेसीबी की मदद से अच्छे काम करता रहा। दिवाकर एक लालची किस्म का आदमी था। वो कोंडापुर नाम के कस्बे में रहता था। अपने दोस्त परमेश की बात पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर लिया करता था। पुरानी गाड़ियों को बेचने में बड़ा फायदा है बिड़ू, इसीलिए तो मैं एक के बाद एक घर बना पा रहा हूँ। अगर एक पुरानी गाड़ी बेचो तो 1 लाख रुपए सीधे खाते में आ जाते हैं। परमेश की बात सुनकर दिवाकर सपना देखने लगा कि उसके पास भी ढेर सारा पैसा आ गया है। जब वो सपने से वास्तविकता में लौटा तो भी उसका ध्यान अपने दोस्त परमेश की बात पर ही रहा। उसने भी पुरानी गाड़ियों की बिक्री का काम शुरू करने की सोची। परमेश ने उसके लिए किराए पर एक जगह की व्यवस्था कर ली, लेकिन दिवाकर की पत्नी सुरेखा इसके पक्ष में नहीं थी। दिवाकर ने उसकी एक न सुनी और ये काम करने की ठान ली। पहले उसने पुरानी मोटरसाइकिल, कार, बस, लॉरी, ट्रैक्टर वगैरह खरीदे और उन्हें किराए पर ली हुई जगह पर रख लिया। उसने गाड़ी की सफाई के लिए एक आदमी भी रख लिया। मैंने 10 लाख रुपए खर्च करके सभी तरह की पुरानी गाड़ियां खरीद ली हैं। अब बस कोई ना कोई गाड़ियों को लेने के लिए मेरे पास आ सकता है और पसंद करके ले जाएगा। मुझे यकीन है यहाँ से कोई निराश नहीं जाएगा। दिवाकर ये सोच सोचकर बड़ा खुश हुए जा रहा था। शुरुआती दिनों में 1-2 ग्राहक गाड़ियां देखने के लिए आए भी, लेकिन उन्होंने कोई वाहन नहीं खरीदा। कुछ समय बाद दिवाकर को लगा कि वाहनों की सफाई के लिए किसी आदमी को काम पर रखना बेकार होगा और उसने खुद ही साफ सफाई शुरू कर दी। कुछ और दिन बीत जाने के बाद भी उसकी पुरानी गाड़ियों को खरीदने के लिए कोई नहीं आया। अब दिवाकर ने परमेश को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। जब वो उसके पते पर पहुंचा तो वहाँ किराए पर देना है का बोर्ड लगा था। फिर उसे पता चला कि परमेश तो 2 महीने का किराया चुकाए बिना कहीं चला गया। मैंने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया और बिना सोचे 10 लाख रुपए खर्च कर डाले। कोई भी इन गाड़ियों को नहीं खरीद रहा। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अपने लालच के लिए इतना बड़ा नुकसान झेलना होगा? सब कुछ बेचकर सड़क पर रहना होगा? उसे बहुत दुख और चिंता होने लगी थी। उसने अपनी पत्नी सुरेखा से बात करना भी बंद कर दिया और वो अपनी बेटी रोहिणी के साथ खेलने से भी बचने लगा। हर समय उसे अपने नुकसान की फिक्र सताने लगी। ये क्या किया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि धंधा मत करो, लेकिन फिर भी तुमने इसमें पैसे डाल दिए। कितना नुकसान हो गया देखो सुरेखा, मैं पहले से इस बात पर परेशान हूँ। अभी मुझसे कोई बात मत करो। दिवाकर नाराज होकर बाहर निकल गया और अपनी दुकान पर पहुंचा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने सड़क पर जा रहे लोगों से विनती करनी शुरू कर दी। कृपया मुझसे कम से कम एक कार खरीद लो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मेरा घर भी बिक जाएगा। वो इस तरह गिड़गिड़ाता रहा जैसे कि भीख मांग रहा हो। तभी उसकी नजर दीनबंधु नाम के एक आदमी पर पड़ी जो खुद अपनी दुकान पर बेसुध पड़ा था। दिवाकर उसे अपनी दुकान पर ले आया और उसको पानी वानी पिलाकर होश में लेकर आया। भाई, मैं ईंट का व्यापार करता हूँ। परमेश नाम के एक आदमी ने मुझे 10 लाख ईंटों का ऑर्डर दिया और बदले में मुझे एक झूठा चेक पकड़ा गया। मैंने उस पर विश्वास किया और 10 लाख ईंटें तैयार कर दी, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, निराश होकर चक्कर खाकर गिर पड़ा। इस तरह उसने दिवाकर से अपना दर्द साझा किया। अब वो दोनों ही एक ही नाव में सवार थे, इसलिए एक दूसरे से अपना दर्द बांटकर एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। फिर दोनों अपनी समस्या का समाधान सोचने लगे। उन्हें ईंटों के वाहन तैयार करके बेचने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस तरह से वे ईंटों के साथ साथ गाड़ियों को भी बेच सकेंगे। सबसे पहले दीनबंधु ने एक कार को ईंटों की कार में बदल दिया और दिवाकर ने उसे अपने पास रख लिया। उस ईंटों की कार को पसंद करके एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। दिवाकर और दीनबंधु ने सभी वाहनों को ईंटों के वाहन में बदल दिया। धीरे धीरे उनके सभी वाहन बिक भी गए। दिवाकर ने साफ मन से अपनी आधी कमाई दीनबंधु के साथ बांटनी चाहिए। तभी अचानक दीनबंधु एक महर्षि में परिवर्तित हो गया। आज के बाद कभी लालच में मत आना। तुम्हारे पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहो। जाओ और अपने परिवार के साथ खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। समझ गए मेरी बात? फिर महर्षि वहां से अदृश्य हो गए।
तब से दिवाकर ने बिना लालच के एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर दिया।